नमस्कार, खबर गर्मा-गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर बुलंदशहर से, जहां पर एक रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। गुलावठी थाना इलाके के बुलंदशहर रोड पर शनिदेव मंदिर के पास यह हादसा हुआ। कौशांबी डिपो की खड़ी रोडवेज बस में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने के बाद बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हादसे में बस ड्राइवर झुलस गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर वायरिंग रिपेयर कर रहा था और इसी दौरान आग लग गई। ड्राइवर की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। अगर बस में यात्री होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस बस को आग ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शॉर्ट सर्किट काम कर रहा था तार पर, जब शॉर्ट सर्किट हुआ इस दौरान ड्राइवर भी झुलस गया है। उसकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है, लेकिन बस पूरी तरह से इस आग में जलकर स्वाहा हो गई। महोबा से खबर लेते हैं, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बजरंगी चौकी के पास तेज रफ्तार डंपर ने शादी समारोह में जा रहे 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों लड़कों की मौके पर मौत हो गई है। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आरोपी जो पुलिस है उसको ड्राइवर अब तलाश कर रही है। के बजरिया चौकी के नए रेलवे स्टेशन के पास कनेरा गांव के 2 लड़के जो मोटरसाइकिल से कहीं शादी में जा रहे थे, डंपर से उनका एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। दोनों शवों को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है, सूचना कर दी गई। और जो वाहन से एक्सीडेंट हुआ उसको हिरासत में लिया गया। जिस डंपर को हिरासत में ले लिया गया है, ड्राइवर जो है शादी होकर के बढ़ गया था। और इटावा में डिप्टी सीएमओ के विवादित पोस्ट पर अब बवाल खड़ा हो गया है। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में बवाल हुआ है। धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। बीजेपी ने अब कार्रवाई की इसको लेकर मांग की है। इटावा हेल्प डेस्क आरोपी डिप्टी सीएमओ डॉक्टर श्रीनिवास यादव के खिलाफ अब दर्ज कराएगी केस। आरएसएस के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी और अब केस दर्ज कराने की तैयारी में। तो डिप्टी सीएमओ के विवादित पोस्ट पर अब बवाल मच गया है और अब इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराने की बात हो रही है। सीएमओ के विवादित पोस्ट पर बवाल खड़ा हो गया है। देवी देवता, यहां तक कि आरएसएस पर भी अभद्र टिप्पणी की है इस डॉक्टर ने। बातचीत करने के लिए दिनेश शाक्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरह से इन्होंने अपना एक पोस्ट जारी किया, लिखा, उसके बाद बवाल मच गया है, अब किस तरह की तैयारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद एफआईआर आज दर्ज हो जाए इस पर? बिल्कुल, इटावा के डिप्टी सीएमओ है डॉक्टर श्रीनिवास यादव और प्रांतीय संघ अध्यक्ष भी हैं सेवा संगठन के। अपने ही ग्रुप में उन्होंने आरएसएस प्रमुख और हिंदू देवी देवताओं के बारे में तमाम अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और सवाल ये खड़ा किया है कि जिस तरीके की बातें आरएसएस प्रमुख की तरफ से कही जाती है, उससे संदेह है कि हिंदू राज्य बनने में, चूंकि दलितों को लेकर के भी उन्होंने उसमें सवाल खड़े किए, तो पूरी राष्ट्र ये हंगामा ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल साइट पे चल रहा है। पुलिस के अधिकारियों के भी संज्ञान में देर रात ये मामला आ गया। जांच के आदेश भी दे दिए गए और जैसी जानकारियां विभिन्न स्तर से सामने आ रही कि आज सुबह 10 बजे करीब इटावा की हेल्प डेस्क नामक एक संगठन के पदाधिकारी फ्रेंड्स कॉलोनी थाने पहुंच करके इस पूरे मामले को दर्ज कराएंगे और उसके बाद में जो डिप्टी सीएमओ है उनके खिलाफ इस प्रकरण को लेकर कार्रवाई हो सकती है। जैसी और जानकारियां, कहा जा रहा है कि ये सरकारी सेवा में होते हुए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिस तरीके की पोस्ट उनकी तरफ से लिखी गई है। तो बिल्कुल, ये तो बड़ा अब सवाल इस ये पोस्ट के बाद कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सहारनपुर से खबर लेते हैं, जहां पर गैंगस्टर विनोद शर्मा और उसके भाई की करोड़ों की संपत्ति की प्रशासन ने कुर्की कर दी है। दोनों ने काली कमाई से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। 2 करोड़ से ज्यादा की कुर्की के बाद से भूमाफिया में अब हड़कंप मच गया है। सहारनपुर की पॉश कॉलोनी बसंत विहार में विनोद शर्मा की कोठी और दूसरी प्रॉपर्टी के साथ लग्जरी कार पर भी प्रशासन ने शिकंजा कसा। गैंगस्टर विनोद शर्मा का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। आरोप के मुताबिक समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उसने नेताओं से साठ-गांठ कर विवादित संपत्तियों पर कब्जा किया था। जनपद सहारनपुर में एक भूमाफिया और साथी गैंगस्टर के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की गई है। इसकी लगभग 2 करोड़ की चल अचल संपत्ति
गुर की गई है सरकार के पक्ष में। यह सातिर जो गैंगस्टर है विनोद शर्मा, यह भूमाफिया है और इसने अपनी अवैध गतिविधियों से, गैंगस्टर की गतिविधियों से तमाम संपत्ति अर्जित की। और खबर झांसी से लेते हैं, जहां पर दबंगों ने एक महिला को पेट्रोल पिला दिया। पुलिस ने बेहोशी की हालत में महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि पुंछ थाना इलाके में अमरोख में रहने वाली महिला स्कूटी से बाजार जा रही थी, तभी कुछ लोग उसका पीछा करने लगे। इसकी शिकायत उसने पुलिस से की और इसी से नाराज दबंगों ने पहले उसकी गाड़ी की हवा निकाल दी और फिर उसे जबरन पेट्रोल पिला दिया। महिला की हालत स्थिर बनी हुई है। आज सुबह करीब 9 बजे यूपी 112 के माध्यम से एक महिला द्वारा, जिसको 27 वर्ष, जो मोड़ की तरफ स्कूटी से आ रही थी, के द्वारा अपने गांव के कुछ लोगों द्वारा पीछा करना और पेट्रोल पिला देने संबंधी सूचना दी गई, जिस पर तत्काल पास में मौजूद पीआरबी द्वारा संपर्क करते हुए पीड़ित महिला को सीएचसी मोड में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के अनुसार उसकी स्थिति सामान्य है, स्टेबल है। पेट्रोल पीने संबंधी टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज रवाना कर दिया गया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिख लिया गया है और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ में बीजेपी के महामंथन का आज तीसरा दिन है। आज भी आखिरी दौर की बैठक यहां पर होगी। कल बीएल संतोष और सीएम के बीच मंथन हुआ। सरकार संगठन की बैठक में तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। सेवा के लिए चलाए जा रहे कामों की रफ्तार की भी बात की गई। योजनाओं को जमीन पर पहुंचाया जाए और किस तरह से आम लोगों तक ये योजना पहुंचे, इस पर भी चर्चा हुई है। हर जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिले। संगठन की बूथ तक की रचना की गठन की चर्चा हुई, मन की बात हुई, वृक्षारोपण की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी पिछले साल से ही शुरू कर चुकी है। दिसंबर में मुलाकातों का कारण कुछ और हो सकता है, अलग अलग कयास हो सकते हैं, सूत्र कुछ और बता रहे हैं, यहाँ के आवास के लोग कुछ और बता रहे हैं। पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उसके राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी धन्यवाद। बाईस के चुनाव को लेकर लगातार चल रही बीजेपी में बड़ी बैठकों के दौर में आज सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने एक बार फिर से लखनऊ में डेरा डाल दिया है। इन बैठकों में चर्चा किन मुद्दों पर हो रही है, इसके बारे में बीजेपी नेता कुछ भी खुलकर नहीं बोलते। लेकिन जब मीडिया ने सवाल पर सवाल किए तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सामने आए और इसे संगठन की रूटीन एक्सरसाइज बताकर चलते बने। स्वतंत्र देव ने कहा कि वृक्षारोपण को लेकर चर्चा हो रही है। क्या वाकई बीजेपी की पूरी टीम लखनऊ में पौधारोपण के लिए बैठक कर रही थी? बूथ तक की रचना की गठन की चर्चा हुई, मन की बात हुई, वृक्षारोपण की बात हुई। सेवा के क्षेत्र में जो चल रहे हैं, अपने वैक्सीनेशन अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार नीचे हो और उसके लिए भी चर्चा हुई। सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, यानी संगठन के गठन से लेकर सोशल मीडिया के गठन तक सभी बिंदुओं पर चर्चा हुआ। स्वतंत्र देव सिंह भले कह रहे हैं कि बात इस मुद्दे पर नहीं उस मुद्दे पर हुई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी और संगठन के सीनियर लीडर्स का आना इशारा कुछ और ही करता है। 22 के चुनाव को लेकर लगातार चल रही बीजेपी में बड़ी बैठकों के दौर में आज सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले तमाम कैबिनेट मंत्री भी पार्टी मुख्यालय पर पहुंच गए। लेकिन जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जब वो पार्टी मुख्यालय पर बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। मीटिंग में पौधारोपण पर चर्चा हुई या मन की बात, ये समझने के लिए जान लीजिए कि बैठक में कौन कौन शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, बीएल संतोष, कृष्ण गोपाल, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह,
जतिन प्रसाद, विनय कटियार, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और A.K. शर्मा जैसे दिग्गज आज यहां एक साथ नजर आए। अब खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि बैठक में किस बात पर चर्चा हुई होगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी पिछले साल से ही शुरू कर चुकी है। दिसंबर में 2020 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने बैठकों का एक दौर शुरू किया था। उसके बाद कोरोना आ गया था, मगर उसके बाद तुरंत हमारे संगठन महामंत्री भी आए हैं और बैठकें चल रही हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश आएंगे। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने किसी ने भी ओवैसी हो या कोई भी हो, उन्होंने अपनी सीटों का कहीं उन्होंने घोषित की हैं या उसके बारे में निर्णय किया है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सभी लोग तैयार हो जाएं। हमने पहले भी 2017 में दिखाया, हमने 2019 में भी दिखाया और 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी इलेक्शन के लिए कमर कस चुकी है। बीजेपी में जो बैठकों का दौर चल रहा है, उसमें भी 2022 की रणनीतियों पर बातचीत हुई। 2022 का सियासी समीकरण सेट करने के लिए बीजेपी की सीनियर लीडरशिप लगातार लखनऊ और दिल्ली के बीच समन्वय भी स्थापित कर रही है। मंत्रियों के कामकाज को भी परखा जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को लेकर भी मीटिंग में चर्चा हो रही है। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा 2022 का विधानसभा चुनाव ही था। उम्मीद ये भी है कि जल्द ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा लखनऊ का दौरा करेंगे। हम जो भी करेंगे, अपने जितने भी छोटे दल हों या जो भी हों, हमारे सहयोगी दल जितने हैं, उन सबको हम लेकर चलेंगे और एक साथ हम लोग NDA की जीत हासिल करेंगे। SSS फार्मूला कहा जा रहा, संघ, संगठन और सरकार, बीजेपी की बड़ी रणनीति है SSS के जरिए 2022 में दोबारा सत्ता में आने। नहीं, देखिए, हम लोगों का संगठन हमेशा रहता है और जहाँ तक कि संघ का होता है वो उनकी रणनीति होती है। इन बैठकों के जरिए बीजेपी अपनी जमीनी हकीकत को परख लेना चाहती है। पार्टी के पुराने नेताओं को बैठकों में बुलाया जा रहा है। विनय कटियार और लक्ष्मीकांत वाजपेयी उन नेताओं में हैं जो 2017 और 2019 के बाद से पार्टी और मीडिया से लापता थे, लेकिन अचानक इन्हें इस बैठक में बुलाया गया। खबर ये भी है कि 2022 में बीजेपी छोटे दलों के साथ भी गठबंधन करेगी। सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा। ये बैठकें होती रहती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है 2020 में आए थे और अभी फिर आएंगे, तो हम ये बैठकें करके अपनी आगामी रणनीति बनाएंगे। सरकार, मंत्रियों के परफॉर्मेंस, सरकार के कामकाज को लेकर ही बीजेपी चुनाव में जाएगी। इस बात की लगातार रणनीति चले और BL संतोष के सामने भी ये लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कल BL संतोष और राधा मोहन सिंह के साथ हुई बैठक के बाद कहा कि हर हाल में हम 2017 वाला प्रदर्शन 2021 में दोहराएंगे। 2022 में भी 2017 दोहराएंगे और जिला पंचायत के चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त। 2022 में भी 2017 दोहराएंगे और जिला पंचायत के चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो CM योगी आज 2500 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। 30,000 MSME इकाइयों को ये कर्ज बांटा जाएगा। आज ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम है। 9 जिलों में सुविधा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन भी होगा। ODOP ऑनलाइन सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा। रोजगार से आत्मनिर्भर बनाना प्रदेश सरकार का मकसद है और इस लिहाज से ये 25 करोड़ की सौगात काफी महत्वपूर्ण है। और नोएडा में कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में 10 नए पुलिस थाने बनेंगे, जिससे चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होगी। इसके साथ ही 2 नई पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों के रहने के लिए घर और कर्मचारियों के रहने के लिए ट्रांजिट हॉस्टल, बैरक और महिला बैरक बनाया जाएगा। नए बनने वाला थाना फेज 1 के लिए 1 एकड़ जमीन नोएडा प्राधिकरण ने आवंटित की है और थाना सेक्टर 142 के लिए 4300 वर्ग मीटर जमीन की पहचान भी हो चुकी है। नोएडा में 10 थाने बनाए जाएंगे, जिसमें से 2 थानों के लिए तो भूमि भी चिन्हित कर ली गई है। व्यवस्था इसलिए बनाई जा रही है ताकि कानून व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा सके।